नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर फ्री हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर पहले और कौन सा चैप्टर बाद में करना है। आज हम लोग एवरेज में 14वीं क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले एवरेज की 13 वीडियो आपको खत्म करना होगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे एक हमारी ट्रेनिंग क्लासेस है जिसमें कुल 60 के आसपास वीडियो हैं। और ट्रेनिंग क्लासेस को कीजिए। ये विश्व की, भारत की सबसे शानदार क्लासेस है। मात्र 10 दिन में आपके मैथमेटिक्स में एक अद्भुत बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन है 17 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 289 है। यानी 17 लगातार संख्याओं को जोड़ देने से 289 प्राप्त होता है। 10 दूसरी क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा जिसका पहला पद क्रमिक संख्याओं के समुच्चय के औसत से 5 अधिक है। ध्यान से देखिएगा, 17 लगातार संख्याएं हैं और जो सम है, योगफल है 289 है। इसका मतलब है कि 289 में 17 से भाग देने पर ये 17 संख्याओं का एवरेज पता चलेगा। तो इस 17 से भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा 17। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? 17 संख्याओं का सम यदि 289 है तो 17 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो होगा 17। ध्यान से देखिएगा, 17 संख्याओं यदि कोई भी लगातार संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 4, 5, 6 लेते हैं, लगातार संख्या लेंगे ना कोई भी, तो बीच वाला औसत होता है। बीच वाला औसत होता है। तो 8 संख्याएं इधर छोड़ देंगे, 8 संख्या इधर छोड़ देंगे तो बीच में औसत रहता है। समझ में आ रहे हैं ना? जो एवरेज होता है वो सदैव बीच में होता है। मेरी बात को समझ पाए हैं ना? आइए समझते हैं। जो दूसरी संख्या है, जो समुच्चय है, उसका जो पहला पद है ना, जो दूसरा समुच्चय है 10 संख्याओं के, 10 दूसरी क्रमिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? जो दूसरा समुच्चय का पहली संख्या है इस औसत से 5 ज्यादा है। क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। तो जो पहली संख्या हो जाएगी 17, 5, 22 हो जाएगी। इस एवरेज से 5 ज्यादा मतलब 22 हो जाएगी। यदि पहली संख्या 22 होगी और 10 संख्या लेना है, यदि इसको पहला कंसीडर करते हैं, दूसरा 23 हो जाएगा, तीसरा 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से 10वीं संख्या देखिएगा, ये हो जाएगा 31 हो जाएगा। सबसे लास्ट 10 संख्या लेंगे, काउंटिंग 22 से शुरू करेंगे और 10वीं संख्या 31 हो जाएगी। अब हमें इन संख्याओं को जोड़ना है। इन संख्याओं को 22, 23 सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। हम क्या करते हैं, इनका एवरेज, इनका जो औसत होता है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या को भाग देना है 2 से, ताकि देखिए औसत जब आप शुरू से मुझे फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि जब लगातार संख्या होती हैं, समांतर श्रेणी में होती हैं, तो पहली प्लस लास्ट को 2 से भाग देने पर औसत की प्राप्ति होती है। अब क्या करना है कि ये 10 संख्याओं का औसत निकल गया। 10 संख्याओं के औसत में 10 से गुणा करेंगे ना तो सारी संख्याओं का योगफल पता हो जाएगा, सम पता हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि 31 और जो 22 होता है 53 होता है। और 53 इसको 5 से काट दीजिए, 5 से 5 तिहाई 15, 5 5 25 और 1 26। जो सम आया है 10 संख्याओं का, जब सम की प्राप्ति हुई है वो 265 और यही आपका आंसर है। 22 से लेके 31 तक सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 265 की प्राप्ति होगी। समझ में आए? शुरू से पढ़ो, फॉलो करेंगे मुझे तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। आइए समझते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में करवा रहा हूं सारे एग्जाम में आए हुए हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि हम एक एग्जाम को टारगेट नहीं करते हैं। मेरा टारगेट है कि जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, ये सारे एग्जाम में कोई भी एग्जाम दे रहे हो और सब कुछ पढ़ना चाहते हैं,
सभी पढ़ना जरूरी भी होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक कार v किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से x से y जाती है। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इधर देखिए ना, ये x स्थान है और ये y स्थान है। एक जो कार है ये v की रफ्तार से इधर पहुंच गई, y पे चली गई है, y पे उसका मन नहीं लगता है, फिर इधर आ गई है 2v की रफ्तार से, 2v की रफ्तार से इधर आ गई है, फिर इसका मन यहां पे नहीं लगता है, फिर x की तरफ चली गई है 3v की रफ्तार से, 3v की रफ्तार से, और फिर इधर गई है तो 4v की रफ्तार से गई है। यानी कि जितना गई है उतना ही आई है, फिर गई है जितना, फिर उतना ही आई है। जब डिस्टेंस बराबर बराबर होता है, तो आप लोग ट्रेनिंग क्लास का 5वां टाइप पढ़े होंगे या 6वां टाइप पढ़े होंगे। 6वें टाइप में हमने नई वीडियो में इस टाइप का कॉन्सेप्ट बताया है, 6वां टाइप पढ़ लीजिएगा। पुरानी वीडियो की श्रृंखला में 5वीं टाइप पढ़ लीजिएगा। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। आप जाते हैं v की चाल से, v की चाल से जाते हैं, x से y जाते हैं, v की चाल से जाते हैं, फिर इधर आते हैं 2v की चाल से, फिर इधर जाते हैं 3v की चाल से, फिर 4v की चाल से जाते हैं। तो जितना गए हैं आए हैं, गए हैं आए हैं, दूरी बराबर होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम ट्रेनिंग क्लास में भी करवा चुका हूं। क्या करना है समझिएगा। इस तरह के प्रश्न में 4 लाइन बनाते हैं, v, 2v, 3v, 4v लिख देते हैं। चाहे तो आप v को डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माना कि जो दूरी है वो 12v है, इसका एलसीएम यहां पे कुछ नहीं का मतलब है 1। v को डिलीट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 1v की रफ्तार से जाएंगे तो लग जाएगा 12 समय, 1 की रफ्तार से जाएंगे तो 12 घंटे लग जाएंगे, 2v की रफ्तार से जाएंगे तो 6 लग जाएगा समय, 3 की रफ्तार से जाएंगे तो 4 समय लग जाएगा, 4 की रफ्तार से जाएंगे तो 3 लग जाएगा। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कुल तय की गई दूरी। देखिए ना, यदि आप 12 भी गए हैं, ये जो 12 भी है ना, ये टोटल दूरी है। यानी x से y 12 भी गए हैं, फिर 12 भी आए हैं, फिर 12 भी गए हैं, फिर 12 भी आए हैं। 4 बार हो रहा है ना, तो इसमें 4 से गुणा करना होता है। जब शुरू से ट्रेनिंग क्लास पढ़ना पड़ता है। टोटल दूरी बटा में लगा समय, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटा में लगा समय। तो 12 चौक 48 भी बटा में लगा समय, 12 6 18 4 25, 12 6 18 4 22 3 25। इसको हल करिएगा 1.92 भी आएगा। तो जो यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड रहा वो रहा 1.92 भी। समझ में आ रहा है ना। देखिए, ट्रेनिंग क्लास पढ़ेंगे तभी हमारी बात को ना रिवाइज कर, ट्रेनिंग क्लास करने से ये फायदा होता है कि जो भी चीजें आप पढ़ते हैं रिवाइज हो जाती है। महत्वपूर्ण ऐसा क्वेश्चन मैं फिर एक करवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी अपनी यात्रा का 1/3 भाग रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर घंटा की चाल से, अगला 1/3 भाग 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, तथा बाकी 1/3 10 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलता है। ठीक है, औसत चाल बताना है। देखिए, कभी भी दूरी बराबर बराबर हो कि इतना दूरी, फिर इतना दूरी और फिर इतना दूरी, यदि ये बराबर बराबर हैं, यदि ये बराबर बराबर हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि 3 बार वाला क्वेश्चन है तो 3 लाइन बनाइए, ऐसे 3 लाइन बना लीजिए। 60 की रफ्तार से जा रहे हैं, 30 की रफ्तार से जा रहे हैं और 10 की रफ्तार से जा रहे हैं, 10 की रफ्तार से। इनका एक एलसीएम ले लीजिए, 60, 30 और 10 का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60। 60 की रफ्तार से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, 30 की रफ्तार से जाएंगे 2 घंटा लगेगा, 10 की रफ्तार से जाएंगे 6 घंटा लगेगा। यदि 3 लाइन वाला, इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी आपने 60 माना है, इसको भी 60 माना है और इसको भी 60 माना है। ये जो है ना, इसको औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटा में लगा समय। कुल तय की गई दूरी में मतलब है 180 बटे में लगा समय 1 2 3 और 6 9। कुल तय की गई दूरी बटा में लगा
समय, औसत चाल हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात समझ में आई है या नहीं बताइए। देखिए, यदि आप जाते हैं 60 की रफ्तार से, 30 की रफ्तार से, 10 की रफ्तार से, तो पूरी यात्रा का जो औसत चाल हो गई है वो हो गई है हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? आइए समझते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या का, देखिए दूसरा प्रश्न में ना सावधान रहना होगा कि इस तरह का प्रश्न आता है तो आप बेहतर होगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ही चलें। और मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूं कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत 84 है। यदि मैं अपने हिसाब से करूं, यदि मुझे एग्जाम में करना हो तो इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा कि ए बी सी का औसत 84 है, ठीक है। यदि डी भी शामिल हो जाता है, यानी कि ए बी और सी और डी शामिल हो जाता है और औसत मान लीजिए कि 84 होता, इसका मतलब डी 84 का आया है। डी के शामिल हो जाने से औसत 84 होता, तो यदि डी 84 होता तो 84 औसत होता, लेकिन 84 नहीं है। डी के आने से औसत भार 80 हो गया है, यानी कि 4 की कमी हो गई है। तो 4 की कमी 4 लोगों में हो गई है ना, तो 16 घटा देंगे तो डी भाई साहब जो हो जाएंगे ना, वो हो जाएंगे 68 किलो के। समझ में आ रहा है? 16 घटा देंगे क्योंकि डी के आने से चारों लोग 4 की कमी हो रहे हैं। देखिए ना, 84 से 80 हो जाना, 4 की कमी और 4 लोगों में 16 घटा देंगे, ये निकल गया है डी का भार निकल गया है, ठीक है। जो ई है ना, डी से 3 ज्यादा है, तो जो ई है वो 71 है। समझ में आ रहा है ना? 71 है। क्वेश्चन है कि बी सी डी ई का औसत, बी सी डी ई का औसत है, बी सी डी और ई का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 79। तो 79 को 4 गुना करेंगे तो सबका सम निकल जाएगा। तो 70, मान लीजिए कि यहाँ पे होता 80, तो 8 चौके 32 में से 4 घटा देंगे 320, 8 चौके 32, 320 में से 4 घटा देंगे, 79 को 4 गुना करिएगा, ये आ जाएगा 316। बी सी डी ई का जो एवरेज है 79 है, तो 79 को 4 से गुना करेंगे तो 316 आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ए का निकालना है, ए का भार निकालना है। यदि ध्यान से देखिए कि इन दोनों को यहां फीट कर देते हैं, यदि इन दोनों को फीट कर देते हैं तो 8 1 9, 9 7 16, 8 1 9, 7 6 13। यदि डी को 8 1 9, 7 6 13, 139 यहां फीट करते हैं, 139 फीट करते हैं, ठीक है। तो बीसी का निकल जाएगा, बीसी का निकल जाएगा। बीसी कितना हो जाएगा? 16 में से 9 हो जाएगा 7। हमें निकालना क्या है? ए का निकालना है ना, ए का निकालना है। तो चलिए बीसी का जो निकाल के देखिएगा, ये आ जाएगा हमारा 16 में से 9 हो जाएगा 7, यहाँ पे बच गया 10, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे और 177। जो बीसी है वो 177 है, बीसी जो है 177 है। अब ध्यान से देखिए कि ए बी सी का ये एवरेज है, ये एवरेज है, क्या है? ए बी ई आर, एवरेज है। ए बी सी का औसत था, क्वेश्चन में देखिए ना औसत है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे ना तो ए बी सी का टोटल पता चल जाएगा। तो ए बी और सी का जो टोटल हो गया है 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25, 252 हो गया है, 252 हो गया है। फिर से मैं बता देता हूं, ए बी और सी का जो टोटल है 8 चौके 32, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25, 252 हो गया है। अब 252 और बीसी को पता है 177, तो 177 घटाइएगा, ये हो जाएगा ए का भार पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ना इस तरीके के प्रश्न से आप बेसिक से ही करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जो आपका किताब वाला रूल है। इसको घटाइएगा, 252 में से 177 को, ये आ जाएगा 75। जो ए का भार है वो है 75 किलोग्राम, 75 किलोग्राम। समझ में आया है?
175 ना आएगा, 252 में से, हाँ ठीक है 75 ही आएगा। 75 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 4 अलग अलग धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। 4 संख्याएं हैं, मान लीजिए कि वे 4 संख्याएं A, B, C और D हैं। 4 संख्याओं को आरोही क्रम में, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी D है। चारों संख्याओं के औसत, सभी संख्याओं का औसत का मतलब होता है सबको जोड़ के और 4 से भागा। सभी संख्याओं के औसत का यदि आप 1/3 करते हैं तो बराबरी कर लेता है बड़ी संख्या में 19 कम है। मतलब जो सभी संख्याओं का औसत का 1/3 है वो बड़ी संख्या में 19 घटाने से बराबरी कर लेता है। सबसे बड़ी संख्या में से 19 कम है, यानी कि जो औसत आया है बड़ी संख्या में 19 घटाने से प्राप्त होता है। पहले 3 का औसत 12 है, यानी A प्लस B प्लस C का जो औसत है वो 12 है, यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर सम जो होगा 36 हो जाएगा। तो इनकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। और इसको हो सकता है 36 हो जाएगा, 36 प्लस D बराबर है 12 बराबर D माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 प्लस D 12D माइनस 12 इंटू 19 हो जाएगा। ठीक है, इस D को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब आपको आना चाहिए 11D, ये D को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। और ये जब ये 12 19 इसको गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 में 12 घटाएंगे 228 ना होगा, 228 और 228 में 36 क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए ना, अरे सही जोड़ ना होगा, जोड़ हो जाएगा। देखिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगा, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो 11D बराबर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, 8 6 14 2 3 5 और 1 6 और ये 264, 11 दूनी 22 कट करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 4 24। D सबसे बड़ी जो संख्या निकली है वो निकली है 24, D बराबर हो जाएगा 24 और यही क्या है आपका आंसर है। समझ में आए? तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे छोटे मोटे एग्जाम में, तो आप लोग कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 और अन्य दिनों में 130 आगंतुक आते हैं। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत बताना है। ध्यान से देखिएगा, 30 दिन का महीना है, संडे आएंगे 4 और नॉर्मल डे आएगा 26। यदि ये सोमवार से शुरू होता है तो संडे आएगा 4 और अन्य जो नॉर्मल डेज आएंगे 26 आएंगे। संडे को बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, हर संडे को 265 के हिसाब से लोग आते हैं और अन्य नॉर्मल डेज में 130 के हिसाब से लोग आते हैं। पूछा है कि औसत प्रतिदिन यदि देखा जाए तो कितने लोग आते हैं, औसत निकालना है। यदि हम जनरल प्रोसेस से करें तो क्या करना होगा, 265 में 4 से गुणा और 130 में 26 से गुणा करके 30 से भाग देंगे तो ये प्रतिदिन का औसत निकलेगा। इसको यदि करेंगे तो 1 मिनट से ऊपर समय लगेगा। हम जो मेथड बताते हैं उस मेथड को समझिए, डेविएशन मेथड, जो शुरू से पढ़ेंगे आप मुझे तो समझ पाएंगे। विशेष तौर पे 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं। माना कि औसत 130 है, 130 कहाँ से आया, अपने मन से आया। 130 या 265 में से कोई भी मान लीजिए, ताकि किसी एक का डेविएशन 0 निकल जाए। यदि 130 औसत मानते हैं तो 26 लोगों का औसत 130 के हिसाब से ही है ना। तो 130 26 लोगों में डेविएशन कुछ भी नहीं निकला। ये 130 से 130 औसत, माना कि 130 औसत है तो ये तो डेविएशन यहां से 0 निकला। ये कितना ज्यादा है, ये भाई साहब कितने ज्यादा हैं, 135 ज्यादा हैं।
और 135 कितने लोगों में ज़्यादा है? 4 लोगों में। तो 540 इसको गुणा करिएगा, 540 आएगा। और 540 जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 26 और 4 30 लोगों में बांट दीजिए। तो 540 एक्स्ट्रा का बंटवारा 30 लोगों में करेंगे तो 18 औसत बढ़ जाएगा। 18 जितना आपने औसत माना था उसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। तो जो नया औसत हो जाएगा 148। सभी लोगों का जो औसत हो जाएगा 148 इज द राइट आंसर है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाइए, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके ट्रेनिंग क्लासेस कीजिए। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर मिलने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।